हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है जीनियस क्लासेस में। हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आए हुए हैं। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी। आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, हार्डली 1 महीने बाकी हैं। तो इस 1 महीने में हम पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज कर लें, एक तरीके से कैसे रिमाइंड कर लें, जो चीज़ आप लोगों ने पूरे साल भर पढ़ा है उसको 1 महीने में कैसे हम फिर से दोबारा पढ़ लें, एक शॉर्ट वे में, शॉर्ट और बेहतरीन वे में। तो उसके लिए हम लेके आए हुए हैं, इस सीरीज का नाम है बूस्टर सीरीज। क्या नाम है? बूस्टर। आपको बूस्ट करेगा ये, आपके जो नॉलेज है उसको क्या है, अपग्रेड करेगा। तो मैं आपका राशिद सर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है फोर्स। आपको पता है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, और इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए विदाउट मच डिले हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही सरल तरीके से स्टार्ट करूंगा। पहले थ्योरेटिकल पार्ट पे मैं फोकस करूंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। थ्योरी पार्ट में हम क्या है, एक प्रिंसिपल रखेंगे, हमारा एक वसूल रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा पढ़ाने का, कि आपको जो भी टॉपिक हो उसको प्रैक्टिकली समझाया जाए। उससे क्या फायदा होता है कि चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे क्या होता है कि आपको खुद ही जल्दी से ग्रैप्स कर पाते हो। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है? तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स, जो कि चैप्टर का नाम ही है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट इज फोर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6, 7, 8, 9 में पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज फोर्स। लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर के तौर पे, रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूं फोर्स क्या होता है। देखो, फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल एजेंट है, जो कि किसी बॉडी के स्टेट के अंदर, उसके कंडीशन के अंदर बदलाव लाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये अभी रेस्ट में है ना। इसका कंडीशन क्या है, इसका स्टेट क्या है? रेस्ट। अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में आ जाएगा। देखो, मोशन में आ गया ना। तो फोर्स ने क्या किया, इसके रेस्ट वाले स्टेट को चेंज कर दिया। फोर्स का बेसिकली यही काम है, किसी भी बॉडी का स्टेट, स्टेट पता है ना आपको, उसकी कंडीशन को चेंज करना। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर देना, अगर मोशन में है तो रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, आप फुटबॉल या क्रिकेट खेलते होंगे, तो सामने से बॉल मोशन में आता है आपके पास, तो आप उसको फोर्स लगा के रोक देते हो। मीन्स कि आपने मोशन के कंडीशन को रेस्ट के कंडीशन में बदल दिया, ओवरऑल बॉल के स्टेट को बदल दिया, उसके हालात को बदल दिया। तो दिस इज बेसिकली फोर्स। तो विदाउट मच डिले चलिए, इस पे ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। फोर्स का मैंने डेफिनेशन बता दिया, प्रैक्टिकली एग्जांपल बता दिया, ठीक है? तो आई होप कि अगर डेफिनेशन आता है व्हाट इज फोर्स, तो आप लिख दोगे कि फोर्स इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ओके, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा इस ये डेफिनेशन जानकर, और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है? तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे से हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ते रहेंगे, ठीक है? अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? कितने टाइप के मोशन होते हैं? कितने टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है? बेसिकली मोशन क्या होता है, पहले ये तो समझ लें मोशन क्या होता है, उसके बाद ही तो समझेंगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं। भाई, मोशन तो हर जगह हमारे आसपास दिखता है। चिड़िया उड़ रही है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, स्टूडेंट्स आर रनिंग इन द फील्ड, वाटर इज फ्लोइंग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कार इज मूविंग वेरी फास्ट ऑन द रोड। तो मोशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे विथ रेफरेंस टू टाइम, when a body changes its position with reference to time and a fixed point, ठीक है ना, इज कॉल्ड मोशन। तो बेसिकली हमारे आम लाइफ में कितने टाइप के मोशन होते हैं,
या तो कोई चीज बहुत स्ट्रेट चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से पत्थर अगर हम गिराएंगे तो ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ना, ऐसे रेंगते हुए तो नहीं आएगा ना, नहीं। जहां से पत्थर हम ड्रॉप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसी पेन का एग्जाम्पल ले लो, अगर मैंने छोड़ा तो बिल्कुल स्ट्रेट वाइज आया, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है ना। तो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं कि लीनियर मोशन होता क्या है। पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे, उसके बाद उसको डिफाइन कर देंगे। उससे क्या होता है कि हमारा समझना आसान हो जाता है। तो व्हाट इज लीनियर मोशन? अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और ट्रांजिशनल मोशन। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो, अ कार मूविंग इन अ ऑन अ स्ट्रेट रोड, या एन एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। कोई भी चीज अगर सीधी चले, एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ चले, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। उस मोशन को क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। और एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब आता है रोटेशनल मोशन। अब आता है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे रोटेशनल मोशन। आगे समझ में? तो देखो, नाम से ही देखो, रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है? घूमना, गोल गोल घूमना। जैसे अर्थ रोटेट करता है, जो टॉप लट्टू होता है वो भी रोटेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करे, सर्कुलर सर्कुलर मोशन करे, गोल गोल घूमे, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ टॉप, एक लट्टू को हम अगर हम उसको घुमाएंगे तो रोटेट करेगा, कोई भी चीज रोटेट करेगा। ये मैं पेन को रोटेट कर रहा हूं, देखो, रोटेट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना। हाँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया और रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन आप लिख पाओगे, और एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर, लेट मी सी, हाँ वही टॉपिक है हमारा, जो मैंने बताया उसको रिटन वे में हमने, देखो यहाँ पे रिटन वे में लिखा है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी टू मूव which is free to move, the body start moving in a straight path in a direction of force is called linear motion। मीन्स कि जो मैंने आपको हिंदी में समझाया उसी को ये इंग्लिश में डिफाइन करके लिखा हुआ है। देर इज नथिंग न्यू। यहाँ पे हमने आपके लिए एक डायग्राम भी रखा हुआ है, ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो उससे आप समझ सकते हो। सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोटेशनल मोशन, जो मैंने आपको समझा दिया। एक बार पढ़ के भी समझा देता हूं कि ये जो डेफिनेशन है ये प्लीज आप याद कर लीजिए। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो चीज मैंने समझाया था वही डेफिनेशन ये यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये एक बहुत सुंदर सा फोटो आपके लिए लगाया गया है। ये बहुत सुंदर सा फोटो है। इसमें क्या दिखा रहा है? रोटेशन का एग्जाम्पल है ये। जब हम हथौड़ी को मारते हैं तो हथौड़ी को, जो हैमर होता है उसको रोटेट ही तो करते हैं। जो हैमर होता है उसको रोटेट ही तो करते हैं हम, ठीक है। सीधा जाके थोड़ी हम उसको ठोकते हैं कील पे, नहीं, रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ठोकना है तो देखो, यहाँ से हथौड़ी मारा तो रोटेट किया ना। मेरे पेन पे आप एक बार प्लीज कंसंट्रेट करो, देखो ध्यान से कि फॉर एग्जांपल मान लो ये हैमर है, तो इस हैमर को, और यहाँ पे कील है, यहाँ पे एक कील है, उसको मुझे नेल करना है, ठोकना है। तो हैमर को हम ऐसे घुमाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे घुमा के ऐसे ले जाके ऐसे करते हैं। तो ये भी एक रोटेशनल मोशन का ही एग्जाम्पल है, रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मोमेंट। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में इसमें मिस्टेक है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। ये क्या है? मोमेंट। हाँ, ये वी नहीं होगा, हाँ, मोमेंट। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन जाएगा कि यार ये मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। देखो, पहले तो मैं डिफाइन करके बता रहा हूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग
but a force that rotates any body. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? एक फोर्स है जिसकी वजह से कोई बॉडी रोटेट करती है, ठीक है ना? मोमेंट क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स एक रोटेशनल फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर रोटेशनल इफेक्ट पैदा करता है। रोटेशनल इफेक्ट, उसके अंदर रोटेशन स्टार्ट कर देता है, एग्जिस्ट करा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेन पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है? अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे बात समझ में? इसी पेन को अगर मैं यहां फिक्स कर देता हूं, पाइवट कर देता हूं, पाइवट का मतलब उसको फिक्स कर देता हूं, और इधर से फोर्स लगाता हूं इधर से, तो ये रोटेट हो रहा है ना? ये रोटेट हो रहा है ना? ये रोटेट हो रहा है ना? ये देखो रोटेट हो रहा है ना? तो द रोटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसी रोटेशनल, दैट फोर्स विच कॉजेज रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क उसी को बोलते हैं, ठीक है ना? तो टॉर्क का एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू, टॉर्क को ये ग्रीक लेटर टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला यहां पे लिखा भी हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, नीचे मैंने लिख दिया यहां पे, लेकिन फिर से मैं लिख देता हूं। फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना? फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मानो एक ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। ये एक रॉड है, यहां पे आपने फिक्स कर दिया, ठीक है? यहां पे आपने फिक्स कर दिया, और यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का। कितने का? 10 न्यूटन का। और ये फोर्स कितना दूर है उस पॉइंट से, पाइवट पॉइंट से कितना दूर है? फॉर एग्जाम्पल मानो 5 मीटर, एक एग्जाम्पल। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। 50 न्यूटन मीटर। हाँ, आगे समझ में? आई होप कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने डेफिनेशन भी बता दिया, उसका फॉर्मूला भी बता दिया, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखा दिया। एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समझना कि जब फोर्स जितना ज्यादा दूरी पे लगाएंगे, मतलब पाइवट पॉइंट से जितना दूरी पे लगाएंगे, जितना दूर फोर्स होते जाएगा, उतना ज्यादा टॉर्क बढ़ते जाएगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो रोटेशन भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पेन पे अगर मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये रोटेट तो हो रहा है, लेकिन उतना ही फोर्स अगर मैं यहां पे लगाऊं तो और तेजी से रोटेट होगा, ठीक है ना? मीन्स द अमाउंट या द इंटेंसिटी ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। जितना फोर्स नजदीक लाओगे पाइवट पॉइंट के, उतना ही रोटेशन की इंटेंसिटी, उसका अमाउंट कम होगा, टफ होगा घुमाना इस पेन को, इसको टफ होगा घुमाना। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, शायद आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा, स्कूल में या कहीं भी, हर जगह बताया जाता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। घर में दरवाजा होता है ना, उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो खुलता है ना, रोटेट करता है ना। एक एक्सपेरिमेंट करना आप लोग, जब लेक्चर खत्म हो जाए तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। कौन सा होमवर्क है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि दरवाजा को खोलने की कोशिश करनी है, ठीक है? एक बार फोर्स लगाना है बहुत ही दरवाजे के किनारे, जहां पे हैंडल होता है ना, नॉक होता है, वहां पे लगा के आपको खोलना है। एक बार फोर्स लगाना है जहां पे हिंज्ड है ना, जहां पे दरवाजा फिक्स है, उसके करीब लगाना है फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मानो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मानो दरवाजा है, ठीक है? ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, यहां पे फिक्स है, ये घूम रहा है, घूम रहा है। एक बार फोर्स अगर आपको यहां लगाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा, बहुत आसानी से खुलेगा। एक बार दरवाजे को बंद करके फोर्स बहुत नजदीक लगाना है, पाइवट पॉइंट जो कि हिंज्ड पॉइंट है उसके नजदीक लगाना है, तब खोलने की कोशिश करनी है, और फोर्स बराबर लगाना है। तो आप महसूस करोगे, आप रियलाइज करोगे, फील करोगे, जब आपने फोर्स बहुत नजदीक लगाया था
तो दरवाजा का खोलना बहुत मुश्किल था, बहुत टफ लग रहा था दरवाजे को खोलने में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप यहां फोर्स लगा रहे हो तो टॉर्क बहुत छोटा है, टॉर्क स्मॉल है, लार्ज नहीं है। जब आप यहां पे फोर्स लगा रहे थे बहुत दूर, पॉइंट से बहुत दूर, तो टॉर्क ज्यादा जनरेट हो रहा था। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिए, ऐसे ही बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स को बिल्कुल एक नेचुरल वे में आपको हम पढ़ाएंगे। आपको चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लैंग्वेज में खुद का आंसर बना सकते हो। और सच माने तो यही असल तरीका है साइंस को समझने का और पढ़ने का, कि टू लर्न इन अ नेचुरल वे, not in a in a written way or numerical way or in a tough language। ये कोई तरीका नहीं है। साइंस इज ऑल अबाउट नेचर। ठीक है, तो इसी बात पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर को इस वन शॉट में खत्म भी करना है, टाइम बहुत कम है। लेकिन ये बात तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि भले हम वन शॉट में पूरे वीडियो को खत्म करेंगे, पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, लेकिन आपको हर एक पॉइंट अच्छे से आप समझ पाओगे और एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आप इस बात से बेफिक्र रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। जो मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा समझाया आपको, वही बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका रोटेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी यहां से रोटेट कर रही है, इसका रोटेशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कॉमन सेंस की बात है, एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी तेजी से रोटेट होगा, उतना इजिली रोटेट होगा, उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी रोटेशन की। नंबर टू, आप फोर्स कितने दूर पे लगा रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है रोटेशन। खाली फोर्स पे नहीं करता, फोर्स कितना दूर लग रहा है उस पॉइंट, फिक्स पॉइंट से। अगर आप इतना ही फोर्स नजदीक लगाओगे तो इसका रोटेशन का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ओवरऑल द रोटेशन of a body depends upon two factors. Number one, the magnitude of the force. Number two, the distance, the perpendicular distance of the force from the pivoted या hinged point या the fixed point. ओके, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है। ताकि आपका फीडबैक क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आपके लिए कितना सुंदर मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, एक पिक्चर लगा रखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सर्कल करके दिखा रहा हूँ। अगर आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो, यहाँ पे, सॉरी उल्टा, यहाँ पे लगा रहे हो, तब दरवाजा बहुत आसानी से बंद हो जाएगा। और वही फोर्स अगर यहाँ लगा रहे हो तो उसी दरवाजे को बंद करने में आपको काफी कठिनाई महसूस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है तो उसमें टॉर्क बहुत कम जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे जब फोर्स लगा रहे हो तो टॉर्क ज्यादा जनरेट हो रहा है। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने एस से डिनोट किया है। तो आप बताओ कि जब एस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना, एस घटेगा तो टाउ भी घटेगा, ठीक है ना, टॉर्क भी घटेगा। तो काफी बार मैंने इस टॉपिक को रिपीट कर दिया ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए सेट कर रखा है। आपने तो ये देखा होगा ना, जिसको रिंच बोलते हैं, नट को खोलने के लिए होता है। हाँ, उससे जब हम नट खोलते हैं तो आप बताओ, इसको नट खोलने के लिए आप कहाँ फोर्स लगाते हो? यहाँ फोर्स लगाते हो ना, यहाँ फोर्स लगाओगे तो ये नट जल्दी से खुल जाएगा। अगर यहाँ फोर्स लगाओगे तो नट को खोलने में, रोटेट करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। ठीक है ना? क्यों कठिनाई होगी? क्योंकि टॉर्क बहुत कम है। टॉर्क ज्यादा होगा तभी रोटेशन ज्यादा होगा, टॉर्क कम होगा तो रोटेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है कपल ऑफ फोर्स। ठीक है,
ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या है, एक एग्जाम्पल दूंगा कि कोई भी चीज हम जब खोलते हैं, एक ढक्कन से एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मार्कर है। क्या है? मार्कर है। आप बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा देखो, आपका मुझे 10 सेकंड का कंसंट्रेशन चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपको कपल 10 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा कि यार ये कपल होते क्या है। कपल कुछ नहीं होते हैं, फोर्स के पेयर होते हैं, फोर्स के जोड़े होते हैं। दो फोर्स का नाम क्या है? कपल है। लेकिन कौन सा फोर्स? ऐसा फोर्स जो कि आपस में पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो। अब आप सोचेंगे सर एक एग्जांपल से समझा दो, ऐसे समझ में नहीं आया। तो चलो मैं समझा रहा हूं। इस ढक्कन को खोलना है तो आप बताओ कि मैं अगर एक डायरेक्शन से खाली इधर फोर्स लगाऊं तो क्या खुलेगा ये? नहीं। इसको खोलने के लिए मुझे दोनों उंगलियों से फोर्स लगाना पड़ेगा और ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तब खुलेगा। मीन्स मेरा अंगूठा क्या है, इस साइड में फोर्स लगा रहा है और मेरा जो इंडेक्स फिंगर है उस साइड में फोर्स लगा रहा है। आप ध्यान से देखो, मैं बहुत ही स्लो मोशन में इसको चलाऊंगा। मीन्स कि इस ढक्कन को रोटेट करने में दो फोर्स काम कर रही है। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस कैप टू रोटेट इट। यू नीड टू विजुअलाइज इट। आपको इसको देखने की जरूरत है, उस फोर्स को इमेजिन करने की जरूरत है। भाई फोर्स तो दिखता नहीं है लेकिन हम रियलाइज तो कर सकते हैं। तो इस ढक्कन को खोलने में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? सिंगल फोर्स नहीं काम कर रहा है। कभी भी सिंगल फोर्स रोटेशन नहीं करवा सकता। रोटेशन करने के लिए हमेशा कितने फोर्स की जरूरत पड़ती है? दो फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं दो फोर्सेस का नाम है कपल। कपल का मतलब तो जोड़ा होता है ना। आपने कपल तो देखा होगा, जोड़े का नाम होता है कपल। कपल का मतलब जोड़ा। लेकिन यहां पे किस कपल की बात कर रहे हैं? दो फोर्सेस की बात कर रहा है जो कि रोटेशन में मदद कर रहे हैं, जिनकी वजह से रोटेशन हो रहा है। तो फिर से मैं आपको इस ढक्कन को खोल के दिखा रहा हूं कि इस ढक्कन को खोलने में दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये मेरा अंगूठा दे रहा है और दूसरा फोर्स ये इंडेक्स फिंगर द्वारा लग रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल एंड अपोजिट। तो देखो मेरा अंगूठा इधर लगा रहा है और मेरी इंडेक्स फिंगर इधर लगा रही है, तब जाके ढक्कन रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको इसी से। ये मानो कि ये है, इसको मुझे रोटेट करना है, तो क्या एक साइड से फोर्स दूंगा तो रोटेट करेगा ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट? नहीं, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। एक फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, दूसरा फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। तो आई होप कि आपको इस अच्छे एग्जाम्पल से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चमक गया होगा कि यार ये कपल फोर्स होते क्या हैं और इनका काम क्या है और ये लगते कैसे हैं। तो मैंने डेफिनेशन भी आपके लिए लिख दिया है कि द पेयर ऑफ फोर्सेस फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल, सॉरी यहां तक नहीं है, ये यहां से आपको करना है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसमें मिस टाइप। द पेयर ऑफ फोर्सेस फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपल। हाँ, एक फोर्स होता है, दूसरा उसका रिएक्शन होता है। ठीक है ना? हमें पता है ना कि एक फोर्स जब भी होता है तो उसका रिएक्शन होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कपल क्या होता है। ठीक है, ओके। तो आपके लिए एक हमने पिक्चर्स भी लगा रखी है समझने के लिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने कार ड्राइवर को देखा होगा, जब वो स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है, गाड़ी को घुमाता है, तो दोनों हाथों से फोर्स लगाता है, कपल ऑफ फोर्स लगाता है। एक एक को इधर करेगा, मतलब इस हैंड से इधर फोर्स लगाएगा और इस हैंड से इधर फोर्स लगाएगा। तो कपल ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल एंड अपोजिट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। दो कैरेक्टर याद रखना, दो फीचर याद रखना कि नंबर वन, कपल फोर्सेस क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और अपोजिट होते हैं एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो इसको लिख देना। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर वन, कपल ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, पैरेलल
नंबर 2 अपोजिट इन डायरेक्शन, नंबर 3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये 3 क्या है, फीचर है, उनके कैरेक्टर है, ठीक है। ओके, सो व्हाट कुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये टैप का एग्जांपल बहुत सुंदर एग्जांपल लगता है मुझे, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक हम टैप खोलते रहते हैं, पानी का यूज करते रहते हैं। तो यही तो एक सुंदरता है साइंस का, कि जितना हम आसपास की चीजों से हम साइंस सीखेंगे, उतना ज्यादा हमें साइंस में इंटरेस्ट आएगा, उतनी ज्यादा हमें जल्दी से चीजें समझ में आएंगी, लंबे टाइम तक हमें याद रहेंगी। तो दैट्स वाई हमने आपके लिए बहुत ही सोच समझ के सर्च करके ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आप ये बताइए कि इस टैप को हमें ऑन करना है, खोलना है, पानी की जरूरत है, तो इस टैप को हम एक साइड से इधर फोर्स लगाएंगे और दूसरे साइड से हम इधर फोर्स लगाएंगे, तभी तो जाके खुलेगा। मानो ये टैप है, ये टैप है, तो एक साइड से ऐसे लगाएंगे और ऐसे घुमाएंगे हम, तभी तो फोर्स लगेगा, तभी तो खुलेगा वो, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने कई सारे एग्जांपल आपको मैंने दे दिए। आई होप कि इतने में चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब आता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। क्या नाम है इसका, इक्विलिब्रियम। रियली बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आता सर, 1 साल से पढ़ रहे हैं, पिछले 10-12 महीने से, लेकिन समझ में नहीं आता। जब एग्जाम आता है तो समझ में नहीं आता कैसे लिखें। तो बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए, और आज जो लेक्चर आप मेरा देख रहे हो, इसके बाद बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पहले समझते हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि जब बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, एग्जाम्पल से समझेंगे ना हम। जब चीजें डायरेक्ट समझ में ना आए तो हमें एग्जाम्पल ले लेना चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है कि जब चीजें लिखी हुई समझ में नहीं आती है तो विजुअलाइज कर लो, तो उससे समझ में आ जाएंगी। देखो ये फॉर एग्जाम्पल मानो ब्रिक रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ईंट रखा हुआ है, ब्रिक किसी ग्राउंड में पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनते रहना। इसका स्टेट क्या है, रेस्ट है ना। स्टेट का मतलब इसका कंडीशन क्या है भाई, एक बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है या तो मोशन में हो सकती है। तो इसका कंडीशन क्या है, अभी इसका स्टेट क्या है, रेस्ट। आपने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, एट द सेम टाइम एक बच्चा इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। आप ये बताओ कि 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं इस ब्रिक के ऊपर। आप बताओ कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से, इन दोनों फोर्स के लगने के बाद भी क्या इसका स्टेट चेंज होगा, क्या रेस्ट से मोशन में आएगा, नहीं आएगा। तो इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर से समझा रहा हूं, जब भी कोई बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, बहुत सारे फोर्सेस, फिर भी उस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता, तब बोलते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बहुत सुंदर एग्जांपल है, बहुत सुंदर एग्जांपल है। एक साइकिल है यहां पे, ठीक है ना, एक साइकिल है यहां पे, एक साइकिल है। हाँ, साइकिल कोई बच्चा चला रहा है, पार्क में चला रहा है साइकिल। एक बच्चे ने पीछे से धक्का दे दिया 50 न्यूटन से, बहुत शैतान बच्चा है, पीछे से धक्का दे दिया। लेकिन एट द सेम टाइम 50 न्यूटन की विंड भी चल रही है, 50 न्यूटन फोर्स के साथ हवा भी चल रही है, हवा चल रही है बहुत तेज 50 न्यूटन के साथ। तो आप बताओ कि ये मानो 5 मीटर नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ये साइकिल 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था, और पीछे से भी फोर्स लगा, आगे से भी फोर्स लगा, लेकिन फोर्स बराबर लगा, 50 न्यूटन पीछे से और 50 न्यूटन आगे से। आप थोड़ा सा इंट्यूशन करो, आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या इस बच्चे का साइकिल का जो स्पीड है उसमें कोई फर्क पड़ेगा भाई? अगर खाली पीछे से लगाता फोर्स तो इसकी स्पीड बढ़ जाती, अगर खाली आगे से लगाता तो इसकी स्पीड घट जाती। लेकिन ये तो दोनों साइड से लग रहा है ना, दोनों साइड से लग रहा है ना, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स क्या हो जाएगा,
एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब भी एफ नेट 0 होता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, तो उस बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, उसकी कंडीशन पे, उसके स्टेट पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे पहले जिस कंडीशन में था, जिस स्टेट में था, वही स्टेट रहता है, वो कंटिन्यू रखता है। तो आई होप कि बहुत मजा आया होगा आपको समझ के कि सच में यार इक्विलिब्रियम तो बहुत आसान है। इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द कंटिन्यूटी of the state, the retaining of the state, the maintaining of the state, स्टेट को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, बचा के रखना। ठीक है ना। एक मैं लाइव एग्जांपल दे देता हूं आपको, लाइव एग्जांपल। ये देखो, इस पेन को मैं, ये पेन अभी रेस्ट में है ना, ये पेन अभी रेस्ट में है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन अभी रेस्ट में है। अगर मैं इधर 5 न्यूटन लगा रहा हूं, इधर से 5 न्यूटन लगा रहा हूं, तो आगे बढ़ेगा ना। लेकिन 5 न्यूटन मैं इस अंगूठे से भी लगा रहा हूं और 5 न्यूटन इधर से भी लगा रहा हूं, तो क्या इसका रेस्ट वाला स्टेट चेंज हुआ? फोर्स तो लग रहा है इधर से भी, इधर से भी, लेकिन क्या फोर्स लगने के बाद ये पेन जो रेस्ट में था अभी भी रेस्ट में ही है ना। तो इसी को तो बोलते हैं कि दिस पेन इज इन इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही मजा आया होगा। रियली प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा इस तरीके से समझ के, और क्या और आप इस और एडिशनल चीजें क्या आप देखना चाहते हैं और क्या ऐड करवाना चाहते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज को इतने सरल तरीके से समझाऊं कि आपको एक बार पढ़ने के बाद भी एग्जाम तक याद रहे। तो प्लीज इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ के इसको अच्छे से समझ सके और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके, उनको भी फायदा हो जाए। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत आसान है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि कितने टाइप के होते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, हर टॉपिक के पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है ना, ताकि जब हम टॉपिक पे पहुंचे, थ्योरी पे पहुंचे, रिटन स्टेटमेंट पे पहुंचे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। 2 टाइप की इक्विलिब्रियम होती है। नंबर 1 स्टैटिक, नंबर 2 डायनेमिक। इसको एग्जांपल से समझेंगे। इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया कि स्टेट का चेंज ना होना इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद, ये भी पूरी बात ये है कि व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी and the state of the body does not change, this condition is called equilibrium state या state of equilibrium। एग्जाम्पल आप दे दो, कुछ भी दे दो, उसमें 2-3 फोर्स लगा दो, वो 3-4 वो कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और आप बता दो कि वो स्टेट चेंज नहीं कर पाया। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो जब भी एक रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक वाला था, ब्रिक रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहा। साइकिल मोशन में था, वो मोशन में ही रहा उसी स्पीड के साथ। तो मोशन वाला जो स्टेट रिटेन हो रहा है, जो मैंने बाइसाइकिल वाला एग्जांपल दिया था कि उसका स्पीड बराबर ही रहा, कोई चेंज नहीं आया उसके स्पीड में, तो ये एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो ब्रिक वाला एग्जांपल दिया कि पहले भी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है, तो ये एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है। अगर रेस्ट का स्टेट मेंटेन या रिटेन करके रख रहा है कोई बॉडी, बहुत सारे फोर्स लगने के बाद भी, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। जब कोई बॉडी मोशन में है, बहुत सारे फोर्स उस पर लग रहे हैं, फिर भी उसके मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी वही है, उसकी स्पीड भी वही है, सब कुछ वही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बाइक चला रहा हूं 40 की स्पीड पे और सामने से हवा चलने लगी, फिर भी मेरी स्पीड 40 है क्योंकि मैंने एक्सेलरेटर को बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया, फोर्स को बढ़ा दिया, और मेरी 40 पे ही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी जो गाड़ी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। भले ही आगे से विंड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे डायरेक्शन ऑफ, मेरे स्पीड में, मेरे डायरेक्शन में। जैसे मैं जा रहा था वैसे मैं जा रहा हूं।
तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि भाई मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टाइम इसमें अब वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा समझाने की। लाइव क्लास भी मैं लेने वाला हूं, मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव क्लास में जुड़ें और हमारे साथ बने रहें। लाइव क्लास में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आप अपनी प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जान के कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या आया, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, ताकि हम अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो सके, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। 1 महीने के अंदर आपका पूरा मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, और बहुत ही कम टाइम में आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम वही है जो मैंने समझाया था, आप इसको देख लेना और लर्न कर लेना। तो आगे बढ़ता हूं, मैं सब कुछ मैं समझा चुका हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। स्टैटिक भी मैंने समझा दिया है। स्टैटिक का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। क्या करूं, जब कोई अच्छा टॉपिक आता है तो मैं सोचता हूं भले ही 2 मिनट ज्यादा ही लग जाए, लेकिन अच्छे से समझ लें। पढ़ाई में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम पता नहीं कैसे कैसे कामों में कितना टाइम हम दे देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो क्यों ना हम 2-4 मिनट ज्यादा ही लगे, लेकिन पढ़ाई के लिए हम थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये क्या है, वेइंग बैलेंस है ना, बैलेंस है ना, आपने देखा होगा मार्केट में, ये बैलेंस है। इसमें चीजों को हम वेट करते हैं, तौलते हैं। अगर मानो मैंने इसमें 5 किलो का सामान रख दिया, अभी ये बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन में है ना, रेस्ट में है, और 5 किलो का सामान यहां भी रख दिया। अब ये 5 किलो कुछ फोर्स नीचे लगा रहा है, ये भी कुछ फोर्स नीचे लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 न्यूटन लगा रहा है, ये 50 न्यूटन लगा रहा है। मीन्स कि इस बॉडी पे ओवरऑल 2 फोर्सेस काम कर रही है ना, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये। फिर भी क्या इसका कंडीशन बदला? पहले भी बैलेंस्ड था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, अभी भी हॉरिजॉन्टल है। तो इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जब स्टेट उसका चेंज ही ना हो। बार बार मैं रिपीट करता हूं, इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द नॉट चेंजिंग ऑफ द स्टेट। स्टेट का चेंज नहीं होना, बिल्कुल जैसा था वैसे ही रहना, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जो इनएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, वो जैसे थे पहले वैसे ही अभी भी हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो वही एग्जाम्पल है ये। एक बार और स्टैटिक इक्विलिब्रियम का वो आ गया, तो ये दोबारा दोबारा आ गया है, सॉरी, कोई बात नहीं। इसके बाद ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, आप इसको देख लेना। मैं चाहता हूं कि मैं आगे टॉपिक को आपको समझाऊं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंडीशन, क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम होने के लिए? क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए? एक तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और दूसरा, दो the algebraic sum of the moment of all the forces acting on a body about the point of rotation should be 0। मतलब नेट टॉर्क नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और एफ नेट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। हाँ, याद रखना, कोई भी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है या उसको रहना है, तो ये 2 कंडीशन पूरा होना ही होना चाहिए। उस पे एफ नेट 0 होना चाहिए और टॉर्क नेट भी 0 होना चाहिए। मीन्स कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है, वो दोनों क्या है? बराबर होने चाहिए, एंड अपोजिट, ठीक है। ओके, इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सॉरी, ये मोमेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसको मैं ठीक करवा दूंगा आपके लिए अगली बार से। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? एक नया टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बहुत आसान है, एक सी सॉ के एग्जाम्पल से देखेंगे हम। आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा कि कोई भी टॉपिक मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मेरे पढ़ाने का प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि कोई भी टॉपिक मैं नया स्टार्ट करता हूं तो उसको मैं पहले प्रैक्टिकली उसको रिलेट करता हूं बाहरी दुनिया से, ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, विजुअलाइज हो जाए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। यहां देखो,
एक सीसॉ है, सीसॉ आपने पार्क में देखा होगा, एक सीसॉ है। ये उसका एक, इस पे रेस्ट कर रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना, सपोर्ट है यहाँ पे। एक एग्जांपल देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको बोलते हैं जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाए बॉडी को। क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको बोलते हैं जब वो क्लॉकवाइज टॉर्क लगे, क्लॉकवाइज रोटेशन करवाए, ठीक है ना। जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और इस जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये बोलता है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी होगी, कोई भी बॉडी, जैसे ये बॉडी है, इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये जब ही होगी जब इस पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है वो दोनों बराबर हो। और ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जाम्पल, इस पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इस पे भी मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, सेम डिस्टेंस पे। तो आप बताओ कि क्लॉकवाइज 10 न्यूटन लगा, एंटी क्लॉकवाइज भी 10 न्यूटन लगा, तो क्या ये इसका बैलेंस खराब होगा या ऐसा ही रहेगा जैसा है? तो आप नॉर्मल बोलेंगे, कॉमन सेंस की बात है कि सर ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल हो गए। तो जब भी कोई बॉडी पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर लगता है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। हाँ, चलो, इसी का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, रहना चाहता है, तो उसका क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होना चाहिए। हाँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है फॉर्मूला, सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीजों को आपको बिल्कुल क्लियर खोल खोल के समझाऊं, गहराई में जाके समझाऊं, ताकि आपको एक लेक्चर के बाद ही आपको हर चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो क्या होता है, पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं। यहां देखो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट, मोमेंट के स्पेलिंग थोड़ा गलत से टाइप हो गया है हर जगह, ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। The entire weight of the body can be considered to act at this point, howsoever the body is placed. चलो, हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में ना आया हो, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट है किसी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं लिख के समझा रहा हूं, यहां पे मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा। यहां पे सॉरी, यहां पे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां देखते रहो आप। ये कोई बॉडी है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। इस बॉडी पे जितने सारे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, जितने सारे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, जितने सारे, हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन इनका सारा फोर्स का कंसंट्रेशन कहां है? इस पॉइंट पे है, इस वाले पॉइंट पे। इसको बेहतरीन एग्जांपल से मैं ऐसे समझा सकता हूं कि मानो फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पे होगा ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पे होगा जहां पे ये बैलेंस्ड हो जाए, जहां पे ये बैलेंस्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल, यहां देखो, जहां पे इसको बैलेंस्ड कर रहा हूं मैं, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप
उस बॉडी को उस पे स्टेबल पाओगे। ये मार्कर यहाँ पे स्टेबल है ना, स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो सपोर्ट है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, सारी ग्रेविटेशनल फोर्स यही काम कर रही है और उसको मैं काउंटर बैलेंस कर रहा हूं नीचे से। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को बोलते हैं, उस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है जहां पे अगर हम सपोर्ट देंगे तो वहां पे वो चीज स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएंगी। देखो अगर मैं यहां पे करूंगा तो गिर जाएगा, क्योंकि यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होती है, चीजें बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। इट इज अ पॉइंट इन द बॉडी एट विच ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड एट दैट पॉइंट इफ वी सपोर्ट द बॉडी इट इज स्टेबल, वो स्टेबल होता है। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ लेना। नोट में क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, बिग चेंजेस इफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। इसमें लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसके ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल शेप पे, हाँ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा फिगर लगा रखा है, एक ही पेज पे बहुत सारे डायग्राम है। इसका मकसद क्या है, ये बताना कि सर्कुलर बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ट्रायंगुलर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, रेक्टेंगुलर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, पैरेललोग्राम है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, स्क्वायर का कहाँ है, सिलेंडर का कहाँ है, रॉड का कहाँ है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। इसको भी देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आपके नोट्स को, ये जो पीडीएफ है, इस तरीके से बनाया है ताकि बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से बनाया गया है, टॉपिक बाय टॉपिक वाइज, एक के बाद एक के बाद एक, टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट वाइज, हर टॉपिक को पॉइंट वाइज समझाया गया है, ताकि आप एक बार अगर गो थ्रू करें, इसको पढ़ें, तो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा, बहुत ही सरल दिखेगा आपको ये। हाँ, कोई भी चीजें अगर पॉइंट वाइज में लिखी होती हैं तो वो बहुत ही सरल लगती हैं, बहुत ही सिंपल लगती हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, शेप साइज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ओके। तो बाकी देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। बहुत आसान टॉपिक है एंड आई थिंक ये अब लास्ट ही टॉपिक्स चल रहे हैं, इसके बाद 2 4 5 टॉपिक और हैं, उसके बाद आपका बहुत ही सक्सेसफुली हम इस चैप्टर को हम खत्म कर पाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये। अगर जरूरत पड़े तो आपको आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो, सर्कुलर मोशन तो आपको पता ही है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमे। बहुत सिंपल है, सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज घूमती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे फैन का एग्जांपल ले लो, फैन का एग्जांपल ले लो, ये फैन है, सर्कुलर घूमता है ना, हाँ, सर्कुलर घूमता है, तो इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज गोल गोल घूमती है, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर को एक थ्रेड में बांध देंगे, एक स्ट्रिंग में, और उसको घुमाएंगे तो वो भी सर्कुलर मोशन है। हमारा जो अर्थ है लगभग सर्कुलर मोशन में घूमता है सन के चारों तरफ, मून भी सर्कुलर मोशन में लगभग घूमता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपने बड़ा वाला झूला देखा हुआ मेले में, वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन तो हमने समझ लिया कि सर एनीथिंग मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लेकिन इसमें जो ये वर्ड लगाया गया है ना, ये वर्ड जो लगाया गया है, यहां ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वह सर्कुलर मोशन है जिसमें क्या है, स्पीड बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से
सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और बिल्कुल उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी 5 मीटर पर सेकेंड है। हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो इसी को बोलते हैं भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मानो हमारा पंखा है, बहुत सुंदर एग्जांपल है। हम गर्मियों में पंखा चलाते हैं ना, उसको उसको हम चला दिया, ऑन कर दिया, तो वो बिल्कुल बराबर स्पीड पे घूमेगा ना, जब तक हम उसके स्पीड को बढ़ाएंगे नहीं। तो उसको भी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा मतलब टफ पॉइंट नहीं है, ये टफ टॉपिक नहीं है। तो जो टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है वो क्या है, उस पर हम ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है, इसको मैं थोड़ा सा, इसमें दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं। पहले मैं लिख देता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर सर्कुलर मोशन। हाँ, इसमें दो तीन चीजें बताना चाहता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नंबर वन, स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट, तभी तो उसका नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी वेलोसिटी चेंज होते रहती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। अब सोचोगे सर ऐसा क्यों? स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं अभी कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती। ये देखो, ये मानो सर्कल है, इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, इधर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। आप बताओ, इस पोजीशन पे इसका पोजीशन ए है, ये बी पोजीशन है, ये सी है, ये डी पोजीशन है। आपसे अगर मैं पूछूं कि इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे इसका डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल होता है ना डायरेक्शन, टेंजेंशियल होता है। सर्कुलर मोशन में बॉडी का, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। यहां पे क्या डायरेक्शन है? ये है। यहां पे क्या डायरेक्शन है? ये है। यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो आप देखो कि जब बॉडी मूव कर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। और हमें पता है कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट होना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट होता है। अक्सर बच्चे इसमें यही गलती करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आई होप कि आपको मैंने ये बात समझा दी। मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अब देखिए नया टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बहुत सिंपल है, आप देख लेना, जो मैंने बताया है वही वही चीज लिखा हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। अब है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमारा ये चैप्टर सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए हम पीछे चलते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। आपका मैं बस 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो क्या होता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? कुछ नहीं है। जब भी कोई बॉडी, ये बॉडी यहाँ पे है ना, यहाँ देखो जो मैंने कलर कर दिया, ये बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उस पे एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उस पे फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स, ठीक है। तो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत एग्जांपल है, बहुत सिंपल है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर while it is in circular motion। या दूसरे तरीके से कैसे समझा सकते हो कि when a body moves in a circular path, a force is exerted on it towards
द सेंटर। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई होता है सेंटर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सुंदर एग्जांपल है, हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है ना, तो सन क्या है, हमारे अर्थ को पे फोर्स लगाता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अर्थ, सन क्या है, सेंटर है, और हमारा जो ये मानो सन है और ये अर्थ है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये जो सन है इस अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर लगता है, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज एक्टेड आउटसाइड द आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर। यहां देखो लिखा हुआ है द फोर्स assumed to be acting on the body in a direction away from the center। एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर से अवे हो, दूर हो, और ये एक रियल फोर्स नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्यूडो फोर्स होता है, ये रियल फोर्स नहीं होता है। हाँ, ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये चीज आपको फिलहाल 10th लेवल पे आपको यही चीज याद करना है कि आगे 11th 12th में जाओगे, 11th क्लास में, तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि मैंने आपको पूरा कोशिश करी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी टॉपिक टू यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल दैट आई कैन डू। सो मैं बस यही कहूँगा कि ये हमारा पहला लेक्चर था। जैसा भी हुआ हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम चैप्टर आगे से आगे बढ़ेंगे, हम और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे और आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा, अगला चैप्टर बहुत ही जल्द, 2-4 दिनों में। जब तक के लिए आप इस टॉपिक को बार बार देखिए, पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड रहिए, बहुत कम टाइम है। तब तक के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ और गुड लक। थैंक यू, thanks for watching it. Okay, bye bye.